हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग करना, और मटेरियल्स जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं, यानी अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी सारे मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप में अलग करना। राइट? ओके। लिखा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम लोगों ने देखा कि हमारे खाने में, हमारे कपड़े में बहुत सारी वैरायटी होती है। सिर्फ हमारे फूड और क्लोथ्स में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, उनमें भी वैरायटी होती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ ब्लू कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग अपने चारों ओर चेयर देखते हैं, ब्लू कार्ट देखते हैं, है ना, और साइकिल देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाली बर्तन देखते हैं, किताबें, क्लोथ, खिलौने, पानी, स्टोन्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ये जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग शेप, कलर और इस्तेमाल में अलग अलग होते हैं, यानी उनका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में होता है, उनका यूज़ अलग अलग चीज़ों में होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन शेप। तो अपने चारों ओर देखिए और पहचानिए कि कौन सी वो सारी चीज़ें हैं जो कि शेप में राउंड हैं। हमारे लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है रबर बॉल जो कि गोल होता है, एक फुटबॉल भी इंक्लूड हो सकता है जो कि गोल होता है, और ग्लास मार्बल भी इंक्लूड हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करें जो कि राउंड होते हैं तो हमारी लिस्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस और एक अर्थन पीचर यानी जिसे घड़ा कहा जाता है, क्योंकि वो भी गोल होता है तो उसे भी हम लोग राउंड शेप होने की वजह से उसे हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं। वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अब हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जो कि खाने वाली हो लेकिन वो राउंड हो। तो इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं वो सारे आइटम्स जो कि हमने चैप्टर 1 में टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 में इंक्लूड किया था। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हमने लिस्ट किया था वो भी इस ग्रुप में इंक्लूड हैं। अब लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, bucket, lunches, boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group। तो चलिए अब हम लोग ये विश करते हैं कि ग्रुप ऐसे चीज़ों की ग्रुप बनाई जाए जो कि प्लास्टिक से बनी हो सकती है। तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों में क्या हो सकता है, बकेट्स यानी कि बाल्टी हो सकती है, लंच बॉक्स हो सकती है, टॉयज़ है, वाटर कंटेनर है, पाइप है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत तरीके हो सकते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। तो ऊपर के एग्जांपल्स में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था उसे हम लोगों ने शेप और वो किस चीज़ से बने हैं इस बेस पर हमने उन्हें ग्रुप किया था, यानी एक ग्रुप में उसे इंक्लूड किया था। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो एक मटेरियल से बने होते हैं या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल। तो ये जितने भी सारे मटेरियल्स हैं उनमें या तो वो ग्लास हो सकते हैं, शीशा, या तो मेटल हो सकते हैं, या तो प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सोयल हो सकते हैं। ठीक है, इन सारी मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप मटेरियल्स के और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं? एक्टिविटी 1 में लिखा है लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल हो सके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए अपने चारों ओर से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school।
तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अगर कलेक्ट कर रहे हो तो या तो हम अपने घर से कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होती है, हर दिन उसे यूज़ किया जाता है, या फिर हम अपने स्कूल से अपने क्लासरूम से ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर स्कूल के बाहर से ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शन में क्या होगा, तो हमारे कलेक्शन में होगा चॉक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक, रबर, डस्टर, एक हैमर यानी हथौड़ा, नेल, सॉप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं लेकिन उसे ला नहीं सकते, है ना, क्लासरूम से नहीं ला सकते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल वॉल हो गया, ट्रीज़ हो गया, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग ला नहीं सकते। तो अब कहा जा रहा है कि सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो ये इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप सेपरेट कीजिए, जो भी आपके पास कलेक्शन है, अगर वो पेपर या फिर वुड के बने हुए हैं तो उन्हें एक कैटेगरी में रखिए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह से हम लोगों ने सभी ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। तो एक ग्रुप में हमने किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को रखा, जिसमें जो पेपर या वुड से बना हुआ होता है, और दूसरे ग्रुप में हम लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखा जो कि पेपर या वुड के बने हुए नहीं थे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ठीक उसी तरह से हम लोग चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं जो कि प्रिपेयरिंग फूड यानी खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। तो चलिए अब थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। उन सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए जो कि आपने कलेक्ट किया था और 4.1 में लिखिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। और कोशिश कीजिए उस मटेरियल्स को पहचानने की जो कि इनमें से हर एक चीज़ बनी हुई हो। जो भी आपने कलेक्ट किया है उन सभी ऑब्जेक्ट्स को पहचानिए, उसके मटेरियल्स को पहचानिए और ये देखिए कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। इट कुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। ये बहुत मज़ेदार होगा जब आप एक लार्ज टेबल बनाएंगे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे जब आप इस तरह के फॉर्मेट को तैयार करेंगे, ठीक है। तो इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तो ये कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है कि जो भी मटेरियल्स आपके पास है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, तो हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मटेरियल्स को आप पहचान नहीं पाएंगे। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। तो इस तरह के केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से उस मटेरियल्स की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस मटेरियल को पहचान सकते हैं कि उसमें कौन से मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनी है। ओके, तो यहाँ पर टेबल 4.1 में किस तरह से आपको फिल करना है, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। चीज़ें और वो किस मटेरियल से बनी है आपको लिखना है। एक तरफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें प्लेट हो सकता है जिसे थाली कहते हैं, ये किस चीज़ों से बनी हो सकती है, तो स्टील से बनी हो सकती है, ग्लास प्लास्टिक से बनी हो सकती है या फिर दूसरे किसी मटेरियल से बनी हो सकती है। ऑब्जेक्ट में अगर पेन लें तो ये प्लास्टिक से बनी हो सकती है या फिर मेटल से बनी हो सकती है। इसी तरह से आपको 4.1 में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिखनी है और वो किस चीज़ से बनी है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्टिविटी 2 के बारे में। तो टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। तो आप कुछ ज़्यादा मटेरियल्स को आप कॉलम 1 में लिख सकते हैं दैट आर नॉन टू यू, जिसे आप जानते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। अब सोचिए, कोशिश कीजिए कि हर दिन कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो भी आप जानते हैं, ओके, दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स, जो कि इन्हीं सारे मटेरियल से बनी होती है।
एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, और उसे कॉलम 2 में लिस्ट कीजिए। तो 4.2 में आप किस तरह से फॉर्मेट बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम मटेरियल से बनाए जाते हैं। जैसे कि एक तरफ है वुड, वुड से क्या क्या बनाया जा सकता है, चेयर, टेबल, प्लाव, बुलॉक कार्ट और इसके व्हील्स बनाए जा सकते हैं। पेपर मटेरियल से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स बनाए जा सकते हैं। और लेदर से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, बैग बनाए जा सकते हैं, राइट। और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कॉटन से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है। आगे लिखा है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। तो हम लोग इस टेबल से हम लोगों को क्या मिलता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड सब ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। तो पहला हम लोगों ने ये सीखा कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोग ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। दूसरा हमने ये पाया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों ओर, वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल। और एक समय में कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सिंगल मटेरियल से बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। और दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और फिर एक मटेरियल से बहुत सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाई जा सकती हैं। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. तो हम लोगों को और भी ज़्यादा मटेरियल्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स की खूबी क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, ओके, जिससे कि हम उसे जान सकते हैं कि ये मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक टम्बलर, जैसे ग्लास भी बोला जाता है, पीपा भी जिसे बोला जाता है, तो वो एक क्लोथ के पीस से क्यों नहीं बनाया जा सकता? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। तो याद कीजिए हमारे एक्सपेरिमेंट को जो हमने क्लोथ के पीस से किया था चैप्टर 3 में। और ये भी ध्यान रखिए कि जनरली एक टम्बलर लिक्विड को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, इसलिए कि ये सिली नहीं होगा। इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, अगर हम एक क्लोथ से टम्बलर बनाएंगे, राइट, जो कि क्लोथ से अगर हम टम्बलर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। टम्बलर से पानी बाहर ना निकले इसलिए ज़रूरत होती है कि टम्बलर हमेशा ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या दूसरे ऐसे मटेरियल से बनी हुई हो जो पानी को होल्ड करके रख सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। और ठीक इसी तरह से एक पेपर के मटेरियल को यूज़ नहीं किया जा सकता खाना बनाने के लिए, है ना, खाना बनाने वाली बर्तन बनाने के लिए, ओके। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग किसी भी मटेरियल्स को जब चूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो उसके प्रॉपर्टीज़ पर ही डिपेंड होकर के हम उस चीज़ को बनाते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है सबसे पहला है अपीयरेंस, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है, किस तरह की अपीयरेंस है। तो मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मटेरियल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड है वो आयरन से बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो आयरन है वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो कभी कभी
कुछ सिमिलरिटीज़ भी हमें आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बीच में देखने को मिलती है जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती। ओके, तो चलिए अब थोड़ा एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। इसमें लिखा है कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग तरह के मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस को आप कलेक्ट कीजिए, जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है, एल्युमिनियम शीट है, चॉक है। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या ये इनमें से कोई शाइनी अपीयर होता है, चमकदार लग रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में सेपरेट कीजिए। नाउ ऑब्जर्व as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। अब ऑब्ज़र्व कीजिए, जैसे ही टीचर उस मटेरियल्स को कट करते हैं 2 पीसेस में, तो आप उन्हें ध्यान से देखिए और फ्रेशली कटे हुए सरफेस को आप देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी? तो जो भी मटेरियल्स कट हुआ है तो क्या वहाँ पर शाइनी है, क्या वो चमक रहा है? इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रखिए जो कि शाइनी मटेरियल्स हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो चमकदार हैं उनको एक ग्रुप में रखिए। डू यू नोटिस सच शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? क्या आप इसी तरह की शाइन, जिसे लस्टर कहा जाता है, तो दूसरे मटेरियल्स में क्या आप देखते हैं? कट देम एनी वे एज यू कैन। तो उन्हें आप काटिए जैसे कि आप कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। तो आप जितना भी कोशिश कर सकते हैं ऐसे मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए जो कि चमकदार हैं, और जिसमें चमक नहीं है ऐसे मटेरियल्स की आप लिस्ट बनाइए। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल्स विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। अगर आप उसे कट नहीं भी करेंगे तो आप कोई भी मटेरियल्स जिसे आप चेक कर रहे हो तो उसके सरफेस को किसी सैंड पेपर से अगर आप रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर उसमें शाइनिंग होगी, अगर उसमें लस्टर होगा तो वो चमकेगा। अगर उसमें चमक नहीं होगी, लस्टर नहीं होगी, तो वो नहीं चमकेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें लस्टर होती है, जिसमें चमक होती है, वो मेटल्स में होती है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और गोल्ड है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपनी चमक खो देते हैं और एकदम डल से लगते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर के एक्शन की वजह से और उनके ऊपर जो मॉइस्चर होता है उनकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी कोई मेटल्स क्या होता है कि वो अपना शाइन खो देते हैं और वो बहुत डल नज़र आते हैं। वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर। हम लोग इसलिए लस्टर को नोटिस कर पाते हैं ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। किसी भी मटेरियल्स में लस्टर है कि नहीं है, अगर वो मटेरियल्स उस मटेरियल्स में चमक नहीं भी है तो भी हम उसे चेक कर सकते हैं, उसे फ्रेशली कट करके या उसे फ्रेशली रब करके। ठीक है, When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। तो आप कभी भी अगर आयरन स्मिथ यानी कि एक लोहार के पास जाएंगे, एक वर्कशॉप पर जाएंगे, तो कोई भी अगर मटेरियल्स है जो फ्रेशली कटा हुआ हो तो उसके सरफेस पे आप देख सकते हैं लस्टर। ठीक है, यानी चमक देख सकते हैं। अब है हार्डनेस। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। जब आप अपने हाथों से अलग अलग तरह के मटेरियल्स को प्रेस करते होंगे तो उनमें से कुछ हार्ड फील होता होगा और कुछ आसानी से कंप्रेस हो जाता होगा। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। एक मेटल की लीजिए और उससे स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। द surface of a piece of wood, aluminum, a piece of a stone, a nail, candle, chalk, any other material or object।
तो ये किस पर स्क्रैच करने को कहा जा रहा है, किसी लकड़ी पर या किसी एल्युमिनियम पर, किसी पीस ऑफ स्टोन पर या फिर किसी नेल पर, कैंडल पर, चॉक या फिर दूसरे ऐसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स पर आप उसे स्क्रैच कीजिए। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, आप आसानी से कुछ मटेरियल्स के ऊपर स्क्रैच कर सकते हैं जबकि दूसरे के ऊपर आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो ऐसे मटेरियल्स जिस पर आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, वो सॉफ्ट कहलाते हैं। जबकि ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से कंप्रेस नहीं होते, उन्हें कंप्रेस करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, तो उसे हार्ड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। तो एग्ज़ाम्पल के लिए कॉटन है या फिर जिसे स्पॉन्ज कहेंगे, वो सॉफ्ट होते हैं जबकि आयरन हार्ड होते हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो उनकी अपीयरेंस में मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, जैसे कि लस्टर है, हार्डनेस है, बी रफ और स्मूथ। ठीक है, या तो कोई भी मटेरियल्स उनके अपीयरेंस के हिसाब से उसमें चमक हो सकती है, उनमें हार्डनेस हो सकती है, या फिर वो रफ़ हो सकते हैं या स्मूथ हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप ऐसे दूसरे प्रॉपर्टीज़ को के बारे में सोच सकते हैं जो कि किसी भी मटेरियल्स के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में। सॉल्युबल यानी घुलने वाला, इनसॉल्युबल मतलब घुलने वाला जो नहीं घुल पाता है। तो इसके लिए जानेंगे एक्टिविटी 4 को। इसमें लिखा है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड सॉडस्ट। तो आप कुछ ऐसे सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है या फिर सॉडस्ट है। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। तो आपको 5 ग्लास या बीकर्स लेने हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। और इनमें से हर किसी को 2/3 वाटर से फिल कर दीजिए। एड अ स्मॉल अमाउंट यानी स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। अब पहले ग्लास में आप 1 छोटी चम्मच शुगर मिला दीजिए। Salt to the second and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses। और दूसरे ग्लास में आप सॉल्ट मिला दीजिए और इसी तरह से बाकी के जो भी आपने लिया है उसे बाकी के ग्लास में आपको फिल कर देना है। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून। अब उसे स्पून की मदद से आप उसको स्टिर कीजिए, मिलाइए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। और उसके बाद आप ऑब्ज़र्व कीजिए कुछ देर के बाद कि वो जो सब्सटेंस है वो वाटर में घुलता है कि नहीं घुलता है, जैसे कि फिगर 4.4 में दिया गया है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में नोट कीजिए। यहाँ पर टेबल 4.3 दिया गया है और यहाँ ऊपर लिखा है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। यहाँ पर सॉल्ट के बारे में क्या लिखा है कि डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, यानी ये पानी में पूरी तरह से डिसअपियर्स हो जाता है, पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो इसी तरह से आपको इन सभी सब्सटेंसेस के बारे में लिखना है कि वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। हम लोग कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस पानी में घुलनशील हैं यानी सॉल्युबल हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर। दूसरे सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुलते, मिक्स नहीं होते। एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लंबे समय तक उसे स्टिर करने के बाद भी, उसे मिलाने के बाद भी वो पानी में नहीं घुलते। दिस सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये सब्सटेंसेस पानी में अघुलनशील हैं यानी इनसॉल्युबल है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances। तो पानी है वो हमारे बॉडी के काम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद में बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। तो क्या लिक्विड भी पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं? बेशक
लिक्विड भी पानी में डिसॉल्व होते हैं। यहाँ लिखा है विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन या फिर दूसरी लिक्विड के सैंपल को कलेक्ट कीजिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक गिलास टम्बलर लीजिए, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर और उस टम्बलर में आधा पानी भर दीजिए। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। अब इसमें एक चम्मच एक लिक्विड इसमें मिलाइए और उसे मिक्स कीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विद वाटर। अब ऑब्जर्व कीजिए कि क्या लिक्विड वाटर के साथ मिक्स होता है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। और इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं दूसरे लिक्विड के साथ भी कि वो पानी के साथ घुलता है कि नहीं घुलता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4 और अपने ऑब्जर्वेशन को 4.4 में लिखिए। ओके, अच्छा। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे ये लिक्विड्स हैं जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जाते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते और कुछ देर के बाद वो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। ओके, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेरेज अदर्स आर नॉट। कुछ ऐसे गैसेस भी होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और कुछ ऐसे गैस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। तो वाटर में एक स्मॉल क्वांटिटीज़ के में कुछ गैसेस होती हैं जो कि वाटर में ही डिज़ोल्व होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो एग्ज़ाम्पल, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में घुली हुई होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उन सभी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो कि पानी में रहते हैं, और उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स, क्या वो पानी में तैर सकते हैं या फिर पानी में डूब जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 करने के दौरान यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि वाटर से सेपरेट हो जाते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। तो आपने एक्टिविटी 5 में कुछ लिक्विड्स के साथ भी ये नोटिस किया होगा। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, तो वो पानी में तैरने लगते हैं। ठीक है, अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। राइट, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी में, यानी कि जो कि टम्बलर के बॉटम में डूब गए। राइट, वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। तो हम लोगों ने नोटिस किया बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट्स के जो कि कोई पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कोई पानी में डूबते हैं। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of this? तो यहाँ पर लिखा है कि जो सूखे पत्ते होते हैं वो जब पॉन्ड के सरफेस पे, यानी तालाब के सरफेस पे गिरते हैं, वाटर में गिरते हैं, तो वो क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। और अगर स्टोन की बात करें तो वही तालाब में डूब जाएंगे। कुछ हनी के ड्रॉप्स अगर हम पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में सोचिए जहाँ पर आप सोचते थे कि आप छुप जाएंगे तो कोई भी दूसरा आपको देख नहीं पाएगा। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। आपने ऐसे प्लेसेस को क्यों चुना, आप ऐसे प्लेसेस को क्यों चुनते थे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आपने ग्लास विंडो के बाहर छुपने की कोशिश की। ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू।
क्योंकि आपके जो फ्रेंड है इसे आसानी से आपको देख सकते थे, ठीक है, और आपको स्पॉट कर सकते थे। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, sweets and other eatables in transparent container of glass और plastics। तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बिस्किट, स्वीट्स और दूसरे खाने वाली चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखना पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में रखना पसंद करते हैं, सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स, ताकि जो बायर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, वो आसानी से इन आइटम्स को देख सके, जैसे कि फिगर 4.8 में दिया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो ऐसे मटेरियल्स को ओपेक कहा जाता है। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप नहीं कह सकते कि एक लकड़ी के बॉक्स में, एक बंद लकड़ी के बॉक्स में क्या रखा हुआ है। इसी तरह से एक कार्डबोर्ड, कार्टन या मेटल के कंटेनर में क्या रखा हुआ है आप नहीं कह सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो क्या हम लोग पाते हैं कि इन सभी मटेरियल्स को और ऑब्जेक्ट्स को बिना कोई कन्फ्यूज़न के हम लोग ओपेक या ट्रांसपेरेंट के ग्रुप में रख सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं और उसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक्टिविटी 6 दी गई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। लिखा, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक पेपर की शीट लीजिए और लाइटेड बल्ब की तरफ करके आप उसे देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन की नोट बनाइए। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। अब 2 से 3 बूंद तेल की डालिए एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और इसे पेपर की शीट पर फैला दीजिए। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। और फिर जब आप पेपर पर तेल डाल देते हैं तो उससे फिर से दोबारा बल्ब की तरफ आप देखिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। क्या आप पाते हैं कि पहले के मुकाबले में बल्ब ज़्यादा विजिबल है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। लेकिन क्या आप ऑयल्ड पेपर के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या पेपर की दूसरी तरफ हर एक चीज़ विजिबल है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं, शायद उसकी पेपर की दूसरी तरफ सभी चीज़ें विजिबल नहीं है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे मटेरियल्स जिसके आर पर ऑब्जेक्ट्स तो देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता, इसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो याद कीजिए उस ऑयली पैच को जिस पर हमने पेपर के ऊपर वाली पैच देखा था और हमने फूड आइटम्स के लिए टेस्ट किया था जिससे कि उसमें फ़ैट है कि नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप रिकॉल कीजिए। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या आप कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। और इस तरह से हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओपेक में, ट्रांसपेरेंट में एंड ट्रांसलूसेंट में। ओके, पहले सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। तो पहली ने सजेस्ट किया आपको कि आप एक जो टॉर्च है जब वो जलती है तो उसके ऊपर, जहाँ से लाइट जलती है उसके ऊपर आप हाथ रखिए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए और पाम की दूसरी साइड देखिए। शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, विद द पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। आपकी जो हथेली है
हाथ की वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। हमने ये सीखा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपने अपीयरेंस से अलग होते हैं। एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। और ये भी देखा कि वो वाटर में मिक्स होते हैं या फिर अदर लिक्विड्स में मिक्स होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। हमने ये भी सीखा कि या तो वो पानी में फ्लोट करेंगे या तो सिंक करेंगे, या तो फिर वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ओपेक होंगे या फिर ट्रांसलूसेंट होंगे। मटेरियल्स ग्रुप में देखे जा सकते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर या फिर उनके डिफरेंसेस के आधार पर, ठीक है, अपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ में। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों होती है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। तो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग मटेरियल्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ताकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैनर्स में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एक जगह पर रहें। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। और इस तरह के अरेंजमेंट हमें हेल्प करते हैं उन्हें आसानी से लोकेट करने में। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो ठीक उसी तरह से जो ग्रोसर होते हैं वो एक तरह की बिस्किट को, मतलब अलग अलग तरह की बिस्किट्स को एक ही जगह पर अपनी दुकान में रखते हैं। सभी शॉप्स को, दूसरे ग्रेन्स को या फिर दालों को वो कुछ सेम प्लेस पर, कुछ अलग अलग प्लेस पर वो उन्हें स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको पहचान में आ सके। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। और दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि हम इसे ग्रुप में क्यों रखते हैं, ग्रुपिंग क्यों यूज़फुल है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। तो जब भी मटेरियल्स को डिवाइड किया जाता है तो ये बहुत आसान हो जाता है कि उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें स्टडी करना। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़। और साथ ही साथ इनके प्रॉपर्टीज़ में जो कोई भी पैटर्न्स है उसको ऑब्जर्व करना। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम लोग हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।